कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं अगली रेस। आज फिर जो 5000 प्रश्नों की एक बड़ी सीरीज संविधान की हमने शुरू की थी, और 5000 केवल संविधान के, फिर 5000 इतिहास के, 5000 भूगोल के, 5000 शास्त्र के, एक बड़ी सीरीज की हमने प्रारंभ किया, जहां पे हम सभी लोग इसका अध्ययन अध्यापन करेंगे भारत की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए। जहां पे सामान्य अध्ययन को सम्मिलित किया गया है, वहां पे इनका वर्चस्व अपने आप में बेहतर और महान हो जाता है। और सभी से सबसे बड़ी बात है कि पेड क्लास भी स्टार्ट हो गई। अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं, आपका मोस्ट वेलकम। चलिए व्याख्यात्मक हल पढ़ते हैं, क्योंकि यह केवल एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज ही नहीं है। यहाँ पे हम सभी प्रश्नों को पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से संपूर्ण व्याख्या के तहत आपको समझाएंगे, ताकि आपको भविष्य में इस तरह के प्रश्नों का सामना करना पड़े तो वहाँ पे गलती ना के बराबर हो, अर्थात 0 के बराबर हो। शुरू करते हैं आगे की तरफ, और आप जैसे जैसे जुड़ते जाइएगा, अपने सभी साथियों को शेयर करते जाइएगा। जैसा कि आपको एक बात विदित हो गया होगा कि दुर्भाग्य मेरा है कि यूट्यूब हमें नोटिफिकेशन नहीं देता, इसलिए मैं आपको पहले ही बता के रखता हूं। आप टेलीग्राम ऐप से जुड़े रहिएगा कि हमारी सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाती है। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? मतलब जिस समय भारतीय संविधान का निर्माण हुआ उस समय आपको भी ज्ञात पता होगा, या पता होगा, ज्ञात भी होगा कि भारतीय संविधान को उधार का थैला कहते हैं। किसका थैला कहते हैं? उधार का थैला कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जिस समय भारतीय संविधान को बनाया गया था उस समय कई देशों से मिलाकर हिस्सा को लेकर तब हमारे देश के संविधान का निर्माण हुआ था। माने हमारा जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात आपको जाननी होगी कि इसमें पूछा गया कि सबसे ज्यादा हिस्सा किसका रहा। तो एक बात मैं बताने से पहले आपको बता दूंगा, बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो साइंस फैकल्टी से होंगे, अर्थात जिन्होंने मैथ से एमएससी किया होगा, बायो फैकल्टी होगा, जिनको इनसे सब्जेक्ट से कभी लगाव नहीं रहा होगा। ऐसे भी अभ्यर्थियों को बड़ी समस्या होती है कि संविधान कैसे पढ़ा जाए। आइए कुछ कॉमन सेंस यूज करते हैं और फिर देखते हैं कि संविधान कैसे पढ़ा जाए, कितना आसान है और कैसे आसान है। इनके 4 विकल्प हैं। चारों विकल्प को पहले तो आप दर्शन कर लीजिएगा, उसके बाद तब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। पहली बात, जब भारतीय संविधान बना था या बनने से पहले, जैसे कोई नियम बनना है, कल्पना करिए कि अगर नागफनी के पेड़ को अगर हम तालाब में लगा दें तो क्या होगा? व्हाट हैपन? आप बताइए कमेंट करके। अगर नागफनी के पेड़ को अगर हम तालाब में लगा देंगे तो क्या होगा? क्या होगा बताइए आप लोग भी। सूख जाएगा। कारण ये है क्योंकि उसे जो इन्वायरमेंट होती है, जो अनुकूलन होता है, जिसका अडैप्शन होता है, वो किसके प्रति है? रेगिस्तान के प्रति। रेगिस्तानी स्थान पे होता है। उसी प्रकार जो भारतीय नागरिक थे, जो भारतीय थे, आजादी के पहले, संविधान लिखे जाने के पहले, उनके अंदर एक सबसे बड़ी खासियत थी, वो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून से परिचित थे। वो अंग्रेज द्वारा बनाए गए कानून से वो वाकिफ थे। अगर अचानक कोई नई कानून बना दी जाए तो पूरी अर्थव्यवस्था भंग हो जाती है। मतलब एक छोटा सा संविधान के एक आर्टिकल में, एक अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन जीएसटी ला गया। ध्यान समझिएगा मेरी बात को। आपको मैं संविधान पूरी व्याख्यात्मक पढ़ा रहा हूं। ये व्याख्या, ये प्रश्न की एक तरीका है, बाकी मैं आपको विस्तृत व्याख्या करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, कॉपी लिखते चलिएगा, ठीक है। एक बात यहां स्पष्ट होती है कि एक जीएसटी में अगर थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, पूरे देश में हल्ला हो गया। एक बार नोटबंदी आ गई, पूरे देश में हल्ला हो गया कि अभी नागरिकता संशोधन बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया, विधेयक आया, नागरिकता संशोधन बिल आया, पूरे देश में हल्ला होने लगा। तो आप समझिए बात को, जब संविधान पूरी बदल जाती तो कैसे लोग रहते। माने जो भारतीय थे, जो यहाँ के देश के लोग निवास करते थे, वो यहाँ के संविधान से परिचित थे। तो इसलिए जब भारतीय संविधान को बनाया गया उस समय सबसे ज्यादा हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 लिया गया। किससे लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से। माने 75% हिस्सा सशब्द या थोड़े परिवर्तन के साथ, 75% है उससे ज्यादा हिस्सा सशब्द या थोड़े परिवर्तन के साथ उसमें रखा गया। माने थोड़े से परिवर्तन के साथ उसमें रखा गया। कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1935। मतलब इसमें अगर देखा जाए कि इसमें क्या क्या था तो बहुत बड़ी बातें हमारे आपके सामने आती है। वर्तमान में जो भारतीय संविधान है ये भारत शासन अधिनियम 1935 पे आधारित है, एक आधारशिला के रूप में है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो भारतीय, जी क्या कह रहे थे आप लोग? जानते रहिएगा एक बात और, कि जो भारतीय अधिनियम के संज्ञात्मक 1935 में, जिसमें द्वैध शासन, इसमें सरकार की स्थापना, द्वैध शासन व्यवस्था, फेडरल न्याय शक्तियों का विभाजन,
प्रांतीय शासन व्यवस्था, इन सभी का जिक्र इसमें किया गया था। तो इसलिए ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है, ये लिख लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ऐसे इसकी पीडीएफ आपको 1-2 दिन के बाद से लगातार आपको टेलीग्राम पे मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, आप जैसे जुड़िएगा अपने सभी साथियों को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यह यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, डीएसएसबी, केवीएस और साथ ही साथ बीईओ के साथ साथ भारत की वो भी परीक्षाएं जिसमें सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, वहां पे यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में होता है। संविधान, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, ये सब अपने आप में एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? जो भारत की संविधान सभा थी, भारत की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, इस सभा का जब गठन किया गया, इसका आधार क्या था? क्या आधार था बताइए? आप जैसे जुड़िएगा अपने सभी साथियों को शेयर जरूर करते जाइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य, इसका मतलब थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए तो आप लोग को पूरे विकल्प एक बार में ही दिखेंगे। बताइए क्या होगा इसमें? बताइए, ये 5000 प्रश्नों की सीरीज है, 5000 प्रश्नों की दूसरी सीरीज है, क्या होगा जल्दी जल्दी बताएं। तो जो भारत संविधान सभा गठित का जो आधार था, जो बेस था, वो सही बताया आप लोगों ने। जिन्होंने बी बताया उनका जवाब सही है, कैबिनेट मिशन 1946। जो कैबिनेट मिशन 1946 संविधान में निर्माण के लिए संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। लिख लीजिएगा, कॉपी कलम निकाल कर बैठिएगा। संविधान सभा के लिए कुल 296 सदस्य जो थे उनका क्या हुआ था? चुनाव हुआ था, जिसमें से 208 कांग्रेस लिखते चलिएगा, 208 कांग्रेस, 208 सदस्य कहां से थे? कांग्रेस से थे। 73 मुस्लिम लीग से थे। 73 क्या थे? मुस्लिम लीग से थे। 73 मुस्लिम लीग से थे और 15 अन्य दलों से थे। 15 अन्य दलों से थे। इस प्रकार हमने देखा कि भारत में कैबिनेट मिशन 1946 के तहत एक संविधान सभा का निर्माण किया गया था। इस प्रकार 296 सदस्यों में से 208 सदस्य कांग्रेस के, 73 मुस्लिम लीग के, 15 सदस्य ऐसे थे जो अन्य दलों से थे और इन सभी का निर्वाचन हुआ था। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं है ना? इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा कि और लोगों के पास पहुंच जाएगा, इसलिए हम बार बार कहते हैं लाइक करने के लिए नहीं करते। लाइक करेंगे तो आपके पैसे कट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। जो प्रश्न है, 3 जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न में है कि नहीं था है। क्या है? नहीं था। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, कह रहा नहीं था। 3 क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या है, जुलाई, तीसरा प्रश्न है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? बताइए आप लोग, कौन शामिल नहीं था? बताइए। आप लोगों ने बहुत सही जवाब दिया है। आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पे होगा महात्मा गांधी। क्या होगा? महात्मा गांधी। क्या होगा आपका जवाब? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी से याद रखिएगा, महात्मा गांधी नहीं थे। इसमें कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, अब्दुल आजाद भी थे, पंडित नेहरू जी, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, JB कृपलानी, ये सभी क्या थे? ये सभी कांग्रेस के सदस्य थे। और उसमें देखा जाए, गैर कांग्रेसी देखा जाए तो MR जयकांत, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हिंदू महासभा की कर रहे थे। मुस्लिम लीग में से कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला थे। और अन्य में का देखा जाए तो डॉक्टर AK अय्यर थे, सत्यनारायण सिन्हा थे, आदि थे। महिला में अगर देखा जाए तो श्रीमती हंसा मेहता, सत्यकुमारी, राजकुमारी कौर, लखनऊ की हजरत एजाज रसूल थी, सरोजिनी नायडू थी, दुर्गाबाई देशमुख थी, आदि महिला सदस्य के रूप में थी। और एक प्रश्न हम आपसे पूछते हुए आगे बढ़ेंगे कि संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी? संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? बताइए आप लोग, भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था? हाँ, 15 सही जवाबों से कितने मुस्लिम थे? महिला में भी मुस्लिम भी थी। कौन मुस्लिम थी वो बताइएगा। क्या था बताइए? भारतीय संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार कौन थे?
अच्छा, आप लोगों ने सही जवाब दिया कि सर बी एन राव। तो आज हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि बी एन राव का फुल फॉर्म या पूरा नाम क्या था। बी एन राव का पूरा नाम क्या था। वी एन राव का पूरा नाम क्या था, जवाब दीजिए कमेंट में। बी एन राव का पूरा नाम क्या था। शेयर तो नहीं करेंगे आप, लेकिन इसका जवाब दीजिएगा कि बी एन राव का फुल फॉर्म क्या था। बी एन का पूरा नाम क्या था, बताइए। बी एन का पूरा नाम क्या था। वेनेगल नरसिंह, वेनेगल नरसिंह राव, इन्हीं को शार्ट में कहते हैं बी एन राव, वेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम था। लिख लीजिएगा, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। किताबों में केवल बी एन राव मिलता है। वेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम था, जो भारतीय संविधान सभा के सलाहकार के रूप में थे। इनकी देखरेख में संविधान की जो सलाहकार समिति थी जी, परामर्शदाता, हाँ, परामर्श शाखा अक्टूबर 1947 में तैयार किया था। हाँ, देखिए प्रारूप समिति के अगर अध्यक्ष पूछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको पता ही है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। यह प्रश्न भी कल भी आपको मिला था कि स्वतंत्र भारत का पहला लोकसभा का अध्यक्ष कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब बताइएगा, कल भी इसका जवाब आपको मिला था। डेस्कटॉप, बताइए कौन था। आप लोगों ने सही बताया है, जीवी मौलंकर, जिनका जवाब 4 है, उनका जवाब सही है, जीवी मौलंकर। अब जानते रहिएगा, स्वतंत्रता से पूर्व अगर देखा जाए तो पहले कौन थे। सर फ्रेडरिक वाइट थे, स्वतंत्रता के पहले देखा जाए, लेकिन स्वतंत्रता के बाद देखा जाए तो गणेश वासुदेव मौलंकर। इनका पूरा नाम क्या था, गणेश वासुदेव मौलंकर। 1947 से 50 तक थे, फिर 52 से लेकर 56 थे। इसके बाद अनंतनेम अयंगार आए थे, ठीक, बाद में सुमित्रा महाजन आई। और एक बार और भी जानते हैं, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जो हैं वो 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं, और बाद में चलकर एकमात्र ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हैं जो आगे चलकर राष्ट्रपति भी बनते हैं। पहले हार भी जाते हैं, दोबारा निर्विरोध चुने जाते हैं। नीलम संजीव रेड्डी 67-69 तक थे, फिर 76 से 77 तक थे, फिर बाद में क्या चुने जाते हैं, देश के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, निर्विरोध चुने जाते हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ, हेलो हेलो बाद में कर लेंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन था इंडिया का। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था, बताइए। हाँ, फर्स्ट महिला मीरा कुमार थी, लोकसभा अध्यक्ष। सॉरी, केवीएस केंद्रीय विद्यालय है, बताइए क्या होगा, कौन थे। आप लोगों को सही जवाब, वल्लभ भाई पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे। भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री का समेत कोई भी पद का उल्लेख नहीं किया गया, माने यह कोई एक संवैधानिक पद नहीं है, कोई संवैधानिक इसका मान्यता नहीं है, ऐसा कोई विशेष व्यवस्था नहीं किया गया। किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रधानमंत्री, द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के साथ लॉर्ड एटली को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक, भारत में इस पद का सृजन पहले सर्वप्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल को विशिष्ट व्यक्तित्व के कारण उन्हें देश का पहला उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। फिर आगे देखते हैं, फिर आगे आप देखेंगे तो श्री मोरारजी देसाई 66 में, जगजीवन राम 79 में, चौधरी चरण सिंह जी, देवी लाल को 2 बार, लाल किस आडवाणी को अब सबसे अंतिम बार उप प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन ये संविधान में कोई संवैधानिक पद के रूप में नहीं है। जी, जिन्होंने बताया था बी, उनके जवाब सही है। आगे है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, बताइएगा। कब अपनाया गया, आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, आप लोग शेयर करते रहिएगा और इसका जवाब दीजिएगा। ये सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। बताइए।
आराम से बताइए, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। बताइए। अच्छा, आप लोगों ने सही बताया। अगर संविधान अपनाया गया पूछेगा तो 26 नवंबर 1949 को होगा, क्योंकि आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी होगी। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंद्रह लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक, आपने पढ़ा होगा। तो लास्ट में आपको होगा मिति माघ शुक्ल सप्तमी 2006 इत्तद द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को मिति माघ शुक्ल सप्तमी को क्या किया, इत्तद द्वारा पारित किया जाता। आपने पढ़ा होगा ना, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति माघ शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी इत्तद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित किया, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। इस प्रकार भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, जिसमें 395 अनुच्छेद, आर्टिकल्स, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। जिस समय संविधान अपनाया गया था 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे। कब? 26 नवंबर 1949 को। जबकि संविधान को पूर्ण रूप से पूरे देश में कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है। संविधान की प्रारंभ होने की तारीख क्या है? अगर पूछा जाए कि संविधान की प्रारंभ होने की तारीख क्या है, अगर इसी प्रश्न में एक प्रश्न और बना दिया जाता कि संविधान को, भारतीय संविधान को प्रारंभ होने की तारीख क्या, इसको काट कर लिख दिया जाता कि संविधान को प्रारंभ होने की तिथि क्या है, तब क्या कहते? संविधान को प्रारंभ होने की तिथि क्या है तब? ज्योग्राफी क्लास चल चुकी, कब होगी? तब आप कहते हैं 26 जनवरी 1950 को। तब आपका जवाब सही था। अगर यहां पे होता प्रारंभ की गई कब, तब। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है। पूरे देश में लागू हो गया था उसी दिन देश के पहले राष्ट्रपति हो गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। कैसे? निर्वाचक मंडल, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा, संसद द्वारा, किसके द्वारा? मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी मैं इसके बारे में जिक्र करने ही जाता था कि प्रश्न भी आ गया। आप वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बताइए क्या होगा भैया ये, अगर आप कोई बड़ी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीईओ की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट, सी टेट, कोई भी परीक्षा कर रहे हो, सुपर टेट पास होने के लिए सी टेट, यूपीटेट कोई भी क्वालिफाई हो, पहले इसका जवाब दीजिए। आप जानते रहिएगा 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की बैठक हुई थी, ठीक, वह उस दिन पहले 9 दिसंबर को हुई थी, फिर 11 दिसंबर को हुई। उस दिन अस्थायी अध्यक्ष 11 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था, जो संविधान के लिखे जाने से माने 11 दिसंबर से लेके अंत तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कब तक? 11 दिसंबर 1940 से लेके 24 जनवरी 1950 तक और संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी वो कै तारीख को हुई थी? 24 जनवरी को हुई थी। 24 जनवरी 1950 इसी ने भारत के राष्ट्रपति को घोषित किया था। अर्थात संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी दिन संविधान सभा ने देश का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को घोषित किया था। 24 जनवरी 1950 तक क्या हुआ? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और अंतिम बैठक के दिन ही उस संविधान सभा ने देश का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को घोषित किया गया। अर्थात एक बात स्पष्ट हो गया कि वह निर्वाचित हुए थे न जनता द्वारा, संसद द्वारा, और किसके द्वारा हुए थे? संविधान सभा द्वारा। कॉन्सेप्ट क्लियर? जबकि संविधान सभा 512, एक लोगों ने पूछा संविधान में कितनी धाराएं? संविधान में धाराएं नहीं होती, धाराएं आईपीसी की होती है। पहले आप पढ़ लीजिएगा। एक लोगों ने यहाँ प्रश्न पूछा, पहले उनका मैं जवाब देना चाहूंगा। आपके स्क्रीन पे एक लोगों ने प्रश्न पूछा है कि संविधान में कितनी धाराएं होती हैं। तो भैया जो धारा होती है उसे आईपीसी के अंतर्गत होती है, जिसे इंडियन पेनल कोड कहते हैं, आईपीसी के अंतर्गत होती है। और संविधान में अनुच्छेद होते हैं जिसे आप आर्टिकल्स कहते हैं, उसके उपखंड होते हैं। लेकिन संविधान में कोई धारा नहीं होती। धाराएं उपधाराएं जो होती है उसे उपखंड की बात करते हैं। ठीक, पहले आप प्रश्न को पहले कंप्लीट करिए। प्रश्न क्या है? संविधान में नहीं, धाराएं जो होती है आईपीसी की होती है 512, जिसे इंडियन पेनल कोड कहते हैं। जैसे फांसी की सजा, मौत की सजा 302, ठीक, ये क्या है? 307, ये क्या है? चोरी करना, ये सब क्या है? ये आईपीसी की होती है, धाराएं होती हैं। ठीक, वो इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत आती हैं। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल्स आते हैं। आगे बढ़े। कॉन्सेप्ट क्लियर? यहाँ पे एक लाइन में बताना चाहूंगा, इसी प्रश्न में बताना चाहूंगा कि संविधान सभा विधिवत
उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे हुआ था। ध्यान सुनिएगा, संविधान सभा का उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे हुआ था। इसीलिए आज भी संसद की कार्यवाही कितने बजे? 11 बजे शुरू होती है। याद रखिएगा, इसीलिए आज भी संसद की कार्यवाही 11 बजे शुरू होती है। क्यों? कारण क्या है? संसद आज भी 11 बजे शुरू होता, क्योंकि पहली बार 9 दिसंबर 1946 को जब देश में पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस दिन भी 11 बजे हुआ था, लेकिन वो बैठक स्थगित रह गई क्योंकि मुस्लिम लीग ने अलग संविधान की मांग की थी। उसी दिन बैठक नहीं हुई। उसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। यह सुपर टीटी 6 जनवरी का पूछा प्रश्न जो विवादित है, और जबकि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो कार्रवाई आरंभ होने पर कांग्रेस के जेपी कृपलानी ने संविधान सभा के निर्वाचित सबसे वृद्ध व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष होने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनुमोदन किया था। बाद में 2 दिन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस पद के लिए चुना गया, और 11 दिसंबर 1946 से लेकर अंतिम दिन तक, जब तक संविधान बनकर तैयार नहीं होगा, तब तक देश के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कार्यरत रहे। आगे बढ़े। ये बताइए, कहीं आपको ज्यादा तो नहीं लग रहा है ना, क्योंकि मैं डिफाइन कर रहा हूं ज्यादा कुछ? हाँ, अभी आया कितना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? मैं डिफाइन कर रहा हूं, खूब डीप में जाके डिफाइन कर रहा हूं, कोई दिक्कत ऐसा तो नहीं लग रहा है ना सर कि डिफाइन बहुत ज्यादा कर रहे हैं? मामला ये है कि अगर एक बार डिफाइन कर देंगे, आपको पूरे लाइफ टाइम के संविधान पूरी क्लियर हो जाएगी, और डिफाइन वही नहीं करेगा जो पढ़कर तैयार किया रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट यही प्रश्न पूछा गया था आपके सुपर टीटी में। इस बार विवादित है, हमने खुद ही विवाद के लिए अर्जी डाली है। बताइए क्या होगा? 9 का क्या होगा? देखिए, जिस प्रश्न में अस्थाई और अस्थाई का जिक्र ना हो तो उसमें क्या करेंगे? इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि अध्यक्ष की बात कहा गया है। जब संविधान सभा की बैठक हुई थी, पहली बैठक, उस समय अस्थायी रूप में केवल सच्चिदानंद सिन्हा का वृद्ध व्यक्ति के रूप में सुझाव प्रस्तुत किया था, जिसका अनुमोदन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसलिए इसका प्रश्न का विकल्प क्या होगा? ए राइट होगा, ए इसका सही जवाब होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर ना? आगे बढ़े। आप अगर शेयर करना चाहें तो आपका मोस्ट वेलकम, शेयर कर दें। नहीं चाहते शेयर करना तो कोई बात नहीं, आपकी संख्या कम है। बताइए, आप 1/4 भी संख्या नहीं है आपकी। अगला प्रश्न कहां गया जी? अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था? राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था? बताइए, बताइए कब गाया गया था भैया? आप टेलीग्राम जोड़िएगा, टेलीग्राम की लिंक अभी सौरभ जी उपलब्ध कराएंगे। देखिए, ये बड़ा विवादित प्रश्न है। ये क्या है? बहुत ही बड़ा विवादित प्रश्न है। इस प्रश्न के बारे में पहले जानते हैं। आइए मैं एक एक बात को स्पष्ट करता हूं। राष्ट्रगान जो है ये हमारे देश के रविन्द्रनाथ टैगोर, ध्यान सुनिएगा आप लोग और लिखते चलिएगा। जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने हमारे देश का राष्ट्रगान लिखा था, जो राष्ट्रगान लिखा गया था वह 5 पदों में है, और पहला पद गाते हैं जिसमें 13 पंक्तियां हैं। इसे गाने का समय जो है वो 52 सेकेंड है। इसे 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था, जिसमें कुल 13 पंक्तियां थी। इसे गायन का समय 52 सेकेंड रखा गया था, और यह रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एक प्रसिद्ध कृति थी, उनकी रचना थी, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? गीतांजलि, जिस पे उन्हें साहित्य का नोबेल मिला था। उसकी एक कृति है जिसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। पहली बार गाना, ये काफी विवादास्पद प्रश्न है, अर्थात पहली बार 27 दिसंबर 1911 गाया गया था। मतलब जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर हुई थी, तब पहली बार गाया गया था। किसने गाया था? उनकी भतीजी ने गाया था। ये बड़ा विवादास्पद प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए इस प्रश्न के हिसाब से, तो पहली बार 1950 में। क्यों? क्योंकि 1950 के पहले वो राष्ट्रगान नहीं था। राष्ट्रगान कब रखा गया? जब 24 जनवरी को इसे स्वीकार किया गया। उसके पहले यह एक रचना में थी। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पहली बार राष्ट्रगान कब कहलाएगा? जब संविधान में सम्मिलित किया गया, तभी तो होगा। तो संविधान में कब सम्मिलित किया गया? 24 जनवरी 1950 को इसे भारतीय संविधान में राष्ट्रगान के रूप में दर्जा दिया गया। तो उसके बाद ही न गाया जाएगा। अरे बाप रे बाप, माय गॉड, लाइट कट चुकी है।
ओफो, सॉरी, चार्ज ही नहीं लगा थे क्या? हाँ क्या बताएं, अब ये भी चार्ज नहीं है। सॉरी, लाइट अचानक से कट गई। हाँ, तो इसलिए जो राष्ट्रगान था इसे 24 जनवरी 1950 को इसे संविधान सभा में सम्मिलित किया गया। उसके बाद राष्ट्रगान बना। अरे वो इन्वर्टर भी नहीं है। ठीक है, तो एक प्रश्न यहाँ से बनता है, राष्ट्रगीत के बारे में बनता है। राष्ट्रगीत हमारे देश का क्या है? वंदे मातरम है। तो वंदे मातरम किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। कब आया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने? झंडा समिति के अध्यक्ष एक विवादित प्रश्न है, लेकिन इसका जवाब जेबी कृपलानी होगा। एक प्रश्न आया है आपके सामने, आपके स्क्रीन पर, कि झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो बहुत सारी किताबों में राजेंद्र प्रसाद जेबी कृपलानी मिलता है। इसका सही जवाब जेबी कृपलानी होगा। क्या होगा? जेबी कृपलानी। बहुत क्षमा चाहते हैं कि लाइट चली गई है और ये मेरा दुर्भाग्य है। और चलिए कोई बात नहीं, आप अपने प्रश्न पूछ लीजिएगा। अब लाइट आने का हम लोग इंतजार करते हैं, उसके बाद हम आपकी सूचना टेलीग्राम पे दे देंगे। जो भी सूचना होगी आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, कि हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मैथमेटिक्स, ये हमारे फेवरेट सब्जेक्ट। इसीलिए बीईओ के लिए और सुपर टेट केवीएस के लिए आ गई लाइट। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग ने साथ थे। देखिए लाइट भी आ गई। मोबाइल जला के हम लोग पढ़ा रहे थे। कोई बात नहीं यार, आप पढ़ने के लिए तत्पर हो तैयार, ये बहुत बड़ी बात है। इसको भी चार्ज लगवा दी। लाइट आई ना? नहीं। हाँ। अरे बाप, कोई बात नहीं, आ गई लाइट। लाइट नहीं है, जनरेटर चालू करा, क्योंकि बीईओ की बेस्ट बुक हमने कल वीडियो बना दी, आप देख लीजिएगा। आप लोग भागिएगा मत, आप लोग भागना शुरू कर देते हैं, यही तो बड़ी बात है ना। आप लोग इतने मतलब इतने हो जाते हैं कि काम खत्म तो ना भागो। अरे कोई बात नहीं यार, हम आपके लिए चलाने के लिए खड़े हैं, तत्पर तैयार हैं। आप कहीं भागते हैं? हमें भागना चाहिए। अच्छा हुआ लाइट कट गई, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मनुष्य जो संसाधनों से लड़कर जो बेहतर करता है वही इतिहास रचता है। बाकी लोग तो इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास तो आप जैसे लोग करते हैं ना। बहुत सारे लोग भी भागना शुरू कर देंगे, भागिएगा मत यार। थोड़ा बहुत आप लोग सपोर्ट करते रहिए बस, बाकी तो हम ही हैं आपके लिए यार। एक 4 दिन की ज़िंदगी कुछ अच्छा करके जाओ, मरना तो ही है। आप लोग शेयर कर दीजिए, और लोग तब तक इतना काम कर दीजिएगा। शेयर करना, शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर कर दीजिए। लाइक करने की इच्छा हो तो लाइक कर दीजिए, लेकिन शेयर जरूर करिएगा। कहाँ तक हम लोग पहुँचे थे? हम लोग पहुँचे थे कि राष्ट्रगान कब बनाया गया। अधिक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, जम्मू कश्मीर का संविधान, ठीक, जम्मू कश्मीर का संविधान कब, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? इसका जवाब देते रहिए, तब तक हम आगे बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? समझ लीजिए, ये जो है इन्हीं की वजह से आप लोग को सब कुछ मिल पाता है। ये बेचारे ऐसे हैं जो सारा काम कर देते हैं। आप लोग देखिए संख्या कम हो गई, मैं जानता था। ये 3 नंबर है, सेट नंबर 3, 2 कहाँ है? उधर तो नहीं है क्या? 2 ये बीईओ का है, और ये है केवीएस का है। ये इधर तो नहीं है क्या? एक मिनट रुक जाइएगा। अभी संख्या देखिए खुद ही कम हो जा रही है आप लोग की। मतलब समान अध्ययन में कहाँ गया जी? संविधान हो गया, हाँ यही ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मिल गया। अगला आ गया, तो ये हो गया था निर्वाचक मंडल। अच्छा चलिए, ये भी हो गया था। 8वां प्रश्न भी हो गया था, ये भी हो गया था। 9वां भी हो गया था। क्या नंबर तक हुआ था जी? ये भी हो गया था राष्ट्रगान। हाँ, ये प्रश्न भी हम लोग की लाइट गई थी कि राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न आपके सामने आ गया कि हमारा जो राष्ट्रगान था पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। अगले बताइए, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गया था? आप जवाब दीजिए। देखिए, जो राष्ट्रगान होता है इसमें 5 पद होते हैं। प्रथम पद तो गाते हैं, 10 सेकंड में क्या हो गया?
तो ये अभी जैसा मैंने बताया कि इसके पहले तो मैंने बता ही दिया था कि 27 दिसंबर 2011 को पहली बार कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कलकत्ता के अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। इसका विकल्प होगा। ठीक, आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? ये बताइएगा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को? ये 52 तो होगा नहीं, 15 का जरूर। ए होगा कि 4 होगा? बताइए कौन सा होगा। लागू हुआ पूछा है। हाँ, सही जवाब, ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? ये 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ था। सही जवाब। जबकि प्रस्तावना घोषणा करती है, क्या करती है? जी जी, आप लोग सही बता रहे हैं। ठीक, आगे बढ़े। देख रहे, लाइट जाते ही आपकी संख्या 350 से आके 250 हो जाती है। लोग सब्र नहीं करते। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी और कहां की थी? क्या होगा भैया? शेयर नहीं करेंगे आप लोग, कोई बात नहीं। तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल, गवर्नर, राज्यपाल को रिजिम गवर्नर कहते हैं, आपको पता ही होगा। सरोजिनी नायडू थी। कौन? सरोजिनी नायडू थी, जो 15 अगस्त 1947 से लेके 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। याद करिएगा, लिख लीजिएगा। और 2047 से लेके 2015 तक एक प्रश्न आप लिख लीजिएगा कि 1947 से लेकर सन 2015 तक कुल कितनी महिला राज्यपाल हुई? आप लिख लीजिएगा, मैं की पॉइंट बता दे रहा हूं आपको, काफी महत्वपूर्ण है। 1947 से लेके 2015 तक कुल 21 महिला राज्यपाल हुई। कुल 21 महिला राज्यपाल हुई। लिख लीजिएगा, कॉपी कलम से लिख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट किताबों में जल्दी नहीं मिलेगा। जो गहन अध्ययन किए होंगे, जो यूपीएससी की तैयारी किए होंगे, वही ये जानते होंगे कि 1947 से लेके 2015 तक कुल 21 महिलाएं राज्यपाल हुई। कितनी? 21 महिलाएं हुई, जिसमें पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू 15 अगस्त 1947 से लेकर कब तक थी? 2 मार्च 1949 तक थी। तो ये हो गया 21 महिलाएं, आप लिख लीजिएगा। इसमें दूसरा है कि किस अनुच्छेद में राज्यपाल का प्रावधान किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 153 में 153 आर्टिकल्स 153 में क्या किया गया? राज्यपाल पद का उल्लेख किया गया है। अच्छा, एक बात और लिख लीजिएगा, इसमें और एक बात लिख लीजिएगा कि 1956 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, 7वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन किया गया। उसमें यह व्यवस्था की गई कि कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो राज्यपाल होता है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यह प्रावधान कब किया गया? यह प्रावधान 7वें संविधान संशोधन 1956 में इसका प्रावधान किया गया कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई प्रश्न आपका उलझा? अगर राष्ट्रपति के कार्यकाल को पूछा जाए तो अगर वहां पे 5 वर्ष दिया है तो 5 वर्ष सही है, लेकिन अगर उसके साथ साथ दिया है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तो आप विकल्प का चयन करेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर? अगला आता है आपके सामने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा का हृदय और आत्मा किसे कहा था? कल हमने बताया था ये बात। सुपर टेट के लिए आपको और बेहतर नंबर लाने होंगे, जितना बेहतर लाएंगे उतना बेहतर सिलेक्शन होगा। ठीक, वो जितना आप 150 में 150 ट्राई करिएगा। हाँ चलेगा भी कुछ देर। बताइए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय का था। मैंने कल वाली क्लास में आप सभी को पूरी तरह से स्पष्ट किया था। आप लोग की संख्या लगातार कम होती जा रही है। क्या वो सही नहीं पढ़ा रहे हैं? व्याख्या नहीं करना चाहिए ना? व्याख्या कर रहे हैं आप लोग को, लग रहा है कि नहीं ज़्यादा बता रहे हैं। चलिए भैया अब नहीं बताएंगे, व्याख्या नहीं करेंगे। ठीक, आर्टिकल 32
चलिए अभी शॉर्टकट में पढ़ा देंगे, अगर आप लोग की इच्छा शॉर्टकट पढ़ने की है तो, जब आप लोग की इच्छा है। दिलीप जी नाम के मोहताज हैं आप, काम ऐसा करिए कि नाम लेना मजबूर हो जाए। आप पहले सिलेक्शन लेकर आइए। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? ठीक है, बताइए भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? बताइए किसने रखा था यार, आप लोग बताइए। देखिए इसका अगर प्रश्न लिखा जाए तो काफी मजेदार प्रश्न है। इसका अगर विकल्प देखा जाए किसने रखा था तो बड़ा ही पेचीदा प्रश्न है ये। क्योंकि इसमें सभी लोगों ने रखा था, इसमें होना चाहिए किसने नहीं रखा था, तब तो ज्यादा सही होता। बताते रहिए आप लोग। देखिए इसमें जो इसका उपयुक्त जवाब होगा, आप लोगों ने सही बताया, जयप्रकाश नारायण। ध्यान इसके कॉन्सेप्ट को सुनिएगा। देखिए भारत में जो दल रहित लोकतंत्र, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे और उनके साथ साथ एम.एन. राय आदि इसके समर्थन किए थे। लेकिन जो जयप्रकाश नारायण थे, इन्होंने क्या किया था, इस अवधारणाओं को विकसित करने का काम, उसके साथ साथ इन्होंने काम और किया था, इसे पोषित करने का काम जयप्रकाश नारायण ने किया था। इसलिए नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे में प्रस्ताव की बात किया जाए, ये सब इसके समर्थक थे, लेकिन इस प्रस्ताव को रखा था जयप्रकाश नारायण ने। कौन रखा था? जयप्रकाश नारायण ने रखा था। इसलिए इसका जो उपयुक्त विकल्प होगा वो ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये सब यूनिक प्रश्न है। मैं अब बात आपसे बार बार कहूंगा, आप अधिकतम नंबर के लिए पढ़िए। बताइए। अरे भैया, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? कब बैठक हुई थी? ये सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, मैथमेटिक्स। कभी पढ़ के देखिए कैसे, बताइए कैसे होगा। हाँ सही बताया आप लोगों ने। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सीटेट पास डाल सकते हैं। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसका चौथा विकल्प सही है, जो डी बताया वो राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा ने किस वर्ष कामकाज प्रारंभ किया? भारत के संविधान सभा ने किस वर्ष अपना कामकाज शुरू किया? बताइए। किस वर्ष से काम करना शुरू किया? संविधान सभा ने, दिख रहा है किस वर्ष से? 1946 से भैया। 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक स्थगित रह गई, फिर 9 दिसंबर को स्थगित हो गई, फिर 11 जुलाई से लगातार 11 दिसंबर से लगातार चलता रहा। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, लेकिन नहीं हुआ, फिर 11 दिसंबर 1946 से लगातार चलती रही, तो 1946 इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, 1946 में 16 मई जो कैबिनेट मिशन था, उसके तहत संविधान सभा गठित की गई थी। संविधान सभा कब गठित की गई थी? 16 मई 1946 की। 1946 की जो कैबिनेट मिशन थी, उसी के तहत हमारी संविधान सभा गठित की गई थी। ठीक है, स्क्रीनशॉट चाहे तो कर ले, अन्यथा आगे बढ़े। अगला है, एकात्मक सरकार में समस्त ताकतें किसके हाथ में होती हैं? एकात्मक सरकार में समस्त ताकतें किसके हाथ में होती हैं? बताइए प्रियंका जी, क्या कमेंट है आपके? बताइए, एकात्मक सरकार में क्या होता है? क्या है बताइए। अच्छा, सुबह के चलो भेज देंगे, हमने भेजा है, ऊपर है, खोजना पड़ेगा, हम भेज देंगे। ठीक है,
अब देखिए, अगर एकात्मक सरकार का उदाहरण दे तो आप अमेरिका ले लीजिएगा, तो अमेरिका में किसके हाथ में होता है? आप जाए दिन सुनते होंगे कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा सबसे शक्तिशाली हैं, तो उससे एक बात स्पष्ट होता है कि वो केंद्र के हैं, राष्ट्रपति हैं। तो इसका मतलब क्या है? केंद्रीय सरकार। कौन सरकार? केंद्रीय सरकार। जो एकात्मक सरकार होती है, वह एकात्मक सरकार जो होती है क्या होती है? वह सरकार का वह रूप होती है जिसमें शासन का जो अधिकांश शक्तियां होती हैं वो केंद्र सरकार में निहित होती है। किसमें होती हैं? केंद्र सरकार में निहित होती हैं। ये केंद्र सरकार सर्वोच्च होती है। केंद्र सरकार क्या होती है? सर्वोच्च होती है। और प्रशासक मंडल उन्हीं शक्तियों के बीच काम करता है और उन्हें केंद्र सरकार द्वारा सौंपी गई शक्तियों को, तो ये संघीय सरकार के विपरीत काम करती हैं। ठीक, तो इसका उपयुक्त उत्तर क्या होगा? बी होगा। अगला है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आप जानते होंगे। जी हाँ, प्रियंका जी डाल सकती हैं आप। इसका क्या होगा? भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का आप तो जानते होंगे कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही जवाब। यहां से प्रश्न और बनता है, अगर आप कहें तो यहां से हम एक प्रश्न पूछें, अगर आप इसका जवाब देना चाहेंगे तब, क्योंकि आप शेयर लाइक तो करेंगे नहीं। एक प्रश्न हम आपसे अगर कहें तो पूछें, अगर आप आदेश करें तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम जवाब नहीं बताएंगे, तभी आप पूछेंगे। पूछें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान सभा में किस स्थान से चुन कर गए थे? जवाब दीजिएगा। ठीक, पेपर कब होगा ये पीएनपी वालों को पता, भी किसी को नहीं पता है। हमारी वीडियोस पे डाली गई, आप देख लिया करिए। भारतीय संविधान सभा में डॉक्टर भीम अंबेडकर कहां से चुनकर गए थे? काफी मजेदार है। किसी ने बहुत सही जवाब दिया है, बॉम्बे। बॉम्बे से पहले कहां से थे? बॉम्बे से पहले, हाँ, सोनू यादव पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से थे या मुंबई से थे? दोनों के बारे में बताइएगा, बहुत मजेदार चीज है। जी, कोलकाता चुने गए थे, लेकिन जब कोलकाता चुने गए तो पश्चिम बंगाल था, वह क्षेत्र किसको मिल गया? पाकिस्तान को मिल गया। बाद में वो वापस कहां से? मुंबई चुने गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, राष्ट्रपति का शासन, तानाशाही, प्रतिनिधियों का शासन, कौन सा है? बताइए। बताइए आराम से, कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है। तो पानी लगाइएगा सर तुम। बताइए क्या होगा? देखिए, इसमें तो तानाशाही होगा नहीं, राष्ट्रपति होगा नहीं, दो में से कौन सा होगा? देखिए, पहला प्रत्यक्ष तो सही है कि प्रत्यक्ष होगा, लेकिन वो प्रतिनिधियों का होगा, क्योंकि हमारे यहाँ सरकारें प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती हैं, लेकिन उनको कौन प्रतिनिधि चुनता है? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी गई जो सरकारें होती हैं वो लोकतंत्र होती। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, आपने सुना होगा लिंकन जी की सबसे बड़ी। ठीक है, तो क्या होगा? तो वो क्या होगा? प्रतिनिधियों की सरकार होगी। कैसी सरकार होगी? प्रतिनिधियों की सरकार होगी। तो क्या होगा? इसके लिए प्रतिनिधियों का होगा, क्योंकि हमारे बीच से चुनकर जाते हैं। ठीक ठीक, हमारे बीच से चुनकर जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं सर जल्दी पढ़ाइए, तो मैं जल्दी वाला पढ़ाऊँ या पूरे विकल्प की व्याख्या करूँ? ये आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिए। हम दोनों कर सकते हैं, हम विकल्प बताते हुए चल सकते हैं, सभी की डिफाइन करते हुए चल सकते हैं। जो आप कहेंगे उसी तरह काम करेंगे। ठीक है, बार बार आप इस तरह कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा बुरा सा लगता है। आपको जैसे पढ़ना बताइए वैसे पढ़ाने तैयार है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग को पूरा तैयार, एक बार हम लोगों ने आपकी कृपा से तैयार कर लिया और हम लोग तैयार करके भी आते हैं। ठीक है, अगर एक्सप्लेनेशन, अगर हम पूरा डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा विलंब होगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 29 अगस्त 1947 को ये कब, हाँ हाँ, पहला सेट था संविधान का ना, तो उसमें संविधान लिखिएगा ना, सामान्य अध्ययन संविधान भाग 1, 5000 प्रश्नों की सीरीज, 50 प्रश्न होंगे। तो ये इनके बारे में एक लाइन लिख लीजिएगा। 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के नवीन संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए प्रारूप समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अभी मैं आपके पीछे नहीं बताया कि ध्यान से पहले सुन लीजिएगा। देखिए, एक प्रश्न है, एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे, हमें पढ़ा लेने दीजिए, लास्ट में आप अपना प्रश्न रखेंगे, हम आपका जवाब देंगे। ठीक है, आपके प्रश्न का सभी का जवाब दे देंगे, लेकिन लास्ट में। ठीक है, लास्ट में। और जिसको डिफाइन नहीं चाहिए, इनकी पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी टेलीग्राम पे विथ आंसर, आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन संविधान सभा, जैसा अभी कुछ देर पहले देखा हम लोगों, संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। फिर ऐसा क्या रीजन था कि इसे 26 जनवरी 1950 को लागू करने का? तो एक छोटा सा हम आपको कॉन्सेप्ट बताएं। जैसे आप सहायक अध्यापक हो गए, जैसे आप लोग महिलाएं जो सहायक अध्यापक होंगी, सबसे पहले क्या खरीदेंगी? अपनी तनख्वाह पाने के बाद क्या खरीदती हैं बताइए? स्कूटी लेती हैं, पहला काम स्कूटी। आप पुरुष हैं, आप पहले बाइक लेंगे पहली। तो जैसे आपकी तनख्वाह आ गई, आप सहायक अध्यापक हो गए और आपकी तनख्वाह मिल गई, तो तनख्वाह मिलते ही आप अगले दिन बाइक लेके, अगले एक हफ्ते बाद अगर आपके बर्थडे हो, आपके पिताजी का बर्थडे हो, आपकी माता जी का बर्थडे हो, तो किस दिन लेना पसंद करेंगे? या कोई त्यौहार आ जाए, कोई त्यौहार हो जाए, नवरात्रि हो, दीपावली हो, तो प्रयास करते हैं कि उस त्यौहार को ले, तो 2-4 दिन डिले कर देते हैं आप। ऐसा होता है। ऐसा संविधान के साथ भी हुआ, ऐसा संविधान के साथ भी हुआ। मैं पहला तनख्वाह, दूसरी तनख्वाह, कोई सामान अगर आप लेना चाहते हैं, उसके 2-4-5 दिन बाद, जैसे आज आपने सोच लिया आपको स्कूटी लेनी है, आपने सोच लिया आपको बाइक लेनी है, आपको मोबाइल खरीदनी है, 2 दिन बाद कोई त्यौहार है या बर्थडे है, एनिवर्सरी, कुछ भी आपका, एवरीथिंग कुछ भी है, तो आप क्या करते हैं? सोचते 2 दिन बाद लें। ऐसा होता है ना? ठीक। तो यहां पे एक बात यह है कि उसी तरह संविधान के साथ हुआ कि संविधान सभा में संविधान 26 नवंबर 1949 को लिखकर तैयार हो गया। कब? 26 नवंबर को लिखकर तैयार हो गया। 1949 को अपना भी लिया गया, कुछ आर्टिकल्स काम भी करने लगे, लेकिन उसे क्यों टाला गया, वही पूछा है यहाँ पे। तो जानते रहिएगा इसके बारे में। बताइए किस कारण कि संविधान सभा का उद्घाटन 26 जनवरी का दिन चुना गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को मोतीलाल नेहरू कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। इन्होंने कांग्रेस के इसी दिन प्रथम स्वाधीनता की मांग की थी। ध्यान दीजिएगा कि 1930 में पहली बार 26 जनवरी को किसकी स्वाधीनता दिवस की मांग की थी? किसकी? स्वाधीनता दिवस की मांग की थी। इसीलिए भारत में संविधान का जो प्रारूप था वो डोमिनियन सिद्धांत पर आधारित था। इसीलिए संसद के प्रति उत्तरदायी जो सरकारें होती है, अदालतों द्वारा लागू कराया जाए वाले मूलाधिकार होती है, अल्पसंख्यक वाले ऐसी तरह के होते हैं। इसलिए इसे 1930 जो स्वाधीनता की मांग की गई थी पहली बार, इसी के नाते पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसी के नाते भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अर्थात इसका विकल्प कौन सा होगा तब? ये देखिए, स्वाधीनता दिवस के रूप में कांग्रेस क्या करती है? स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाती है, पूर्ण स्वराज के रूप में, इसलिए इसका विकल्प क्या होगा? ठीक। आपका 50% कम है, आपको बहुत दिक्कत हुई। पहली बात, आपका टेट सीटेट मान्य नहीं होगा। ठीक है, आपको पहले सुपर टेट, उसके बाद ग्रेजुएशन पीजी करनी होगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है? बताइएगा, कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र का स्थापना करने वाला पहला देश है? बताइए कौन सा देश है, बताइए।
आप कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए, कमेंट भी आपके पढ़ रहे हैं। बताइए क्या होगा। देखिए, पहली बार लोकतांत्रिक के लिए अमेरिका में लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्था हुई। पहली बार में श्वेत के लोगों द्वारा विश्व की प्रथम लोकतंत्र हुई, उसके लिए इसी उपाधि प्राप्त की गई। पूरे विश्व में सबसे पहली बार लोकतंत्र की प्रत्यक्ष दर्शन अमेरिका ने कराया था। ठीक है, 19वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी से लेकर अमेरिका ने पहली बार कराया था। इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो सी राइट आंसर है। तीसरा इसका सही जवाब है। तो इसका क्या होगा, क्योंकि यह प्रतिनिधि जो है लोकतंत्र का नेतृत्व करता था, जिसे किसी लोकतंत्र के लिए आवश्यक एक संगठक माना जाता था। ठीक, अगला, भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया। नहीं, कुछ प्रश्नों को बार बार घुमा के दिया गया है, आप घबराइएगा नहीं कि भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान, यहाँ पे खाली स्थान को भरना है। कब अस्तित्व में आया, बताइए कब अस्तित्व में आया। भैया आप कमेंट हम आप लास्ट में देख लेंगे। हम आपके लास्ट में सभी प्रश्नों का जवाब देंगे, पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम आपके सभी प्रश्न का जवाब अंत में देंगे। इसमें क्या होगा बताइए। देखिए, इसमें ये होगा कि अपनाया, अगर पूछा अस्तित्व में कब आया, तो भारतीय संविधान में शासकीय रूप में वह 26 जनवरी 1950 को आया। और इसी नाते इसी दिन भारतीय संविधान को पूरे देश में लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को, इसी दिन प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिवस, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बात, दूसरी सबसे बड़ी बात आप जानते रहिएगा कि जिस दिन गणतंत्र दिवस होता है उस दिन देश का राष्ट्रपति झंडारोहण करता है। जिस दिन स्वतंत्रता दिवस होता है उस दिन देश का प्रधानमंत्री झंडारोहण करता है। यह बात कहीं लिख लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था उस समय देश में राष्ट्रपति नहीं थे, उस समय देश में प्रधानमंत्री थे। तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने झंडारोहण किया था। इसलिए प्रत्येक 15 वर्ष को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, उस दिन जो झंडारोहण करने का कार्यक्रम होता है वह कार्यक्रम हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करते हैं। जबकि 26 जनवरी को जब गणतंत्र दिवस होता है, जब रिपब्लिक डे होता है, तो उस दिन हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो झंडारोहण करने का काम करते हैं। कि ऊपर के हमने एक प्रश्न पढ़ा था जहाँ पे दिया गया था कि 26 जनवरी को देश का पहला राष्ट्रपति जो था वो पहले संविधान सभा द्वारा चयनित हुआ था, अर्थात 24 जनवरी को जिसकी घोषणा की गई थी। ठीक, आगे बढ़े। चलिए, आप हम लोग पहले, क्योंकि देखिए पढ़ते समय हम कोई काम नहीं करते, शायद आपको ये बात विदित होगा, हमें प्यास भी लगती है तो हम पढ़ाने के साथ पानी पीते हैं, तो इसलिए हम पढ़ाते समय किसी बात का कोई भी प्रश्न नहीं लेंगे, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप चाहे डिसलाइक करें वीडियो को, अनलाइक करें, चाहे मुझे गाली दें। ठीक, पढ़ाते समय कोई समझौता नहीं, क्योंकि आपके साथ 300 लोग हैं। बाद में इसकी संख्या जब 10,000 होगी, 10,000 बच्चे जब देखेंगे तो कहीं सारी पढ़ाते कम बातें ज़्यादा करते हैं। ठीक, इसीलिए आते हैं, इसीलिए जल्दी कोई लाइव नहीं पढ़ाता आके सामने। भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है। महात्मा गांधी को, अंबेडकर जी को, जवाहरलाल नेहरू को, BN राव को। बताइए किसे माना जाता है, बताइए किसे माना जाता है। भारतीय संविधान में डॉक्टर भीमराव, क्योंकि सारे प्रश्न ऐसे आप जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान सभा का निर्माता माना जाता है। क्योंकि भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसमें कुल 7 सदस्य थे। कितने थे, 7 सदस्य थे। अगर देखा जाए तो अगर BR अम्बेडकर को छोड़ दिया जाए, BR अम्बेडकर को या भीमराव अम्बेडकर को छोड़ दिया जाए तो गोपाल स्वामी अयंकर थे, आदि कृष्णा कुमारी अय्यर थे, मुंशी थे, क्या मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला भी थे, और BL मित्र भी थे, और JP खेतान थे। इसमें BL मित्र के स्थान पर बाद में KN माधव तथा राव DP खेतान को लाया गया था क्योंकि मृत्यु हो गई थी। ठीक, इस प्रकार 7 सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, संविधान सभा की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अच्छी एक बात हम और आपको बताना चाहेंगे, बहुत सारे आपको यूट्यूबर बहुत सारे ऐसे मिलते हैं जो डिस्प्ले मोबाइल पढ़ाते हैं, तो आप लोग को शायद अच्छा भी लगता होगा, लेकिन आपको जानकारी नहीं होगी डिस्प्ले पढ़ाना बहुत ही आसान होता है, कि वहाँ पे लिखा रहता है उसे पढ़कर सुनाना बहुत ही आसान होता है। लेकिन टेढ़ा तब होता है जब आपके सामने फ्रंट पे
और एक साथ 500 बच्चे को पढ़ाना हो और आपके सामने प्रश्न हो, तब ये दिक्कत होती है पढ़ाना, तब आपका जो वास्तविक ज्ञान होता है वही बाहर आता है। ठीक, आपको भी पता होगा, ज्ञात भी होगा। इसमें है संविधान सभा मसौदा समिति किसके समझ प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, किसके द्वारा? तो ये होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। वही मसौदा आगे चलकर देश की जो प्रस्तावना बनती है, उस प्रस्तावना के बारे में जब हम लोग पेड क्लास पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसकी सारी जानकारी ले लेंगे। और पेड क्लास शुरू हो चुकी है, उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है उसके लिए आपका मोस्ट वेलकम है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, क्लास आपकी 1 घंटे चल चुकी है, तो यहाँ पे देखा कि संविधान सभा की जो मसौदा थी वो, देखिए ध्यान सुनिएगा, मैं कुछ बातें रिपीट भी करूँगा। ठीक है, देखिए 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई 1946 में, बैठक स्थगित हो गई। 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई जो प्रारंभ हुई, जिस दिन देश का प्रथम संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। फिर अगली बैठक होती है 13 तारीख को, 13 दिसंबर 1946 को। इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्रस्ताव पेश करते हैं, उद्देश्य प्रस्तुत करते हैं, जो प्रेरणा बनती है, जिसकी भविष्यवाणी क्रांति के रूप में प्रस्तावना होती है। और इस उद्देश्य प्रस्ताव पे 7 दिन तक 19 दिसंबर मतलब 13 से लेके 13, 14, 15, 16 तक, मतलब 13 से लेके 19 दिसंबर तक लगातार बहस होती है, वाद विवाद होती है। बाद में संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को, बाद में 22 जनवरी 1947 को इसे भारतीय संविधान में प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इसकी कहानी मैं दोबारा बताऊंगा। संविधान सभा की मसौदा समिति की जो प्रस्तावना थी को ध्यान सुनिएगा। 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया। बैठक स्थगित हो गई क्योंकि मुस्लिम लीग ने अलग से मांग की पाकिस्तान संविधान के लिए। अगली बैठक 11 दिसंबर को 1946 में हुई। उस 11 दिसंबर घटना क्या घटी, उस दिन पंडित जवाहरलाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का पहला अध्यक्ष बनाया गया। फिर 2 दिन के बाद 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक मसौदा पेश किया। इस मसौदा पे 7 दिन तक विचार विमर्श हुआ। 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16, 17, 18, 19, 7 दिन तक बहस, माने 19 दिसंबर तक बहस होने के बाद फिर इसे 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया, संविधान में सर्वसम्मति रूप से प्रस्तावना के रूप में उसे स्थान मिल गया। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक, काम खत्म, आगे बढ़े। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? देखिए हर एक टॉपिक आप सुनिएगा, क्योंकि आप यहां से पढ़ने के बाद भारतीय कोई परीक्षा देंगे, आप सबसे बेहतर अंक अर्जित करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक, लेकिन आप मन से पढ़िएगा, आप शुरू से जुड़िएगा, लास्ट तक पढ़िएगा, क्योंकि मैं एक अभ्यर्थी हूं, मैं आपको अंत तक पढ़ाऊंगा, बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा। क्या कोई गलत कमेंट कर रहा है क्या? उसका नाम बताइए तो। एक मिनट रुक जाइए तो, उसको बाहर करिए तुरंत। तो यहाँ से टच नहीं काम कर रहा है, करिए तो पहले। तो 1 मिनट रुक जाइए तो, उनको पहले बाहर कर रहे हैं। 1 मिनट रुक जाइए, मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। मैं 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट उससे ब्लॉक कर रहे हैं, उसके दीजिए, अभी ब्लॉक कर रहे हैं। 1 मिनट रुकिएगा, 1 सेकंड रुकिएगा। तो ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? आपको पूरा समझ में आ गया ना? अभी बता रहे हैं। ये प्रस्तावना की भाषा, तब तक प्रश्न आप जवाब दीजिएगा। प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया था? ब्लॉक करें, 1 सेकंड रुकिएगा, दीजिए हमें, ऊपर है, ब्लॉक कर दीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग शेयर करते रहिएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, भारत के गणतंत्री दल की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही देखिए मजेदार प्रश्न हमने लाया है आपके लिए कि भारत में हाँ, ऑस्ट्रेलिया सही जवाब आपका। यहां पे देखिएगा, भारत के गणतंत्री दल की स्थापना किसने की? नबूदारीपाद, मुलजी वैश्य, डॉक्टर BR अम्बेडकर, श्रीपद डोंगे, कौन था? मिला? हुआ? चलिए बताइए क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब आपको पता ही होगा, क्या इसमें बताएं हम? ठीक है, ये क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर? इसमें क्या बताएं, आप लोग कई बार पढ़ते आ रहे हैं। अगला है, भारत में कैबिनेट मिशन। भारत में कैबिनेट मिशन 1946 कब आया था? कै मई को मैंने बताया था, शायद आपको याद होगा।
भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? सबसे बढ़िया है, आप इसका जवाब दीजिएगा, कमेंट करके आप जवाब दीजिएगा। ठीक, कैबिनेट मिशन किसके लिए भेजा गया था? सबसे मजेदार प्रश्न है और हमने आपको पूरी विस्तृत व्याख्या किया है, और इसलिए व्याख्या किया है ताकि किसी परीक्षा में जाए आपको दिक्कत ना हो। किसी गलती से कर दिया क्या आपने? दूसरे को ब्लॉक कर दिया आपने? हाँ, सरस वैभव कर दिया। ठीक है, देखते हैं वो गलती से हो गया क्या, कोई और ध्यान से देखिएगा कौन था। मेरे में काम ही नहीं कर रहा था ना, नहीं तो हम बताते उनको। एक मिनट रुकिएगा, कुछ लोग गलत कमेंट कर रहे थे, एक सेकंड रुकिएगा। नहीं, सही है, सही किया आपने, सही आदमी किया गया, ठीक है, सही है। चलिए, क्या होगा इसका, बताइए क्या होगा, क्या होगा बताइए इसका। इसमें सही जवाब आपका है राष्ट्रीय सरकार स्थापना करने के लिए। देखिए, इसमें यह था शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भारत में कैबिनेट मिशन 1946 भेजा गया था। कैबिनेट मिशन 1946 क्या था? उसका जो प्रमुख उद्देश्य था, शक्ति के किसके लिए? अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित की गई थी। इसमें संविधान सभा प्रारूप समिति स्थापित की गई थी। इसमें क्या था? 3 सदस्य थे। इस मिशन कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। 3 सदस्य थे। तीनों सदस्य के नाम किसी को पता है कौन कौन थे? किसी को पता है तीनों सदस्य के नाम क्या क्या थे? बताइए आप लोग, कौन सदस्य थे तीनों इसमें थे? अगर लिखना चाहे लिख लें। लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, इसमें लिखेंगे पहला थे लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। पहला अगर इसमें लिखा जाए, पहला कौन था? लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। लॉरेंस पहला कौन था? लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। पहला कौन था? लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। दूसरा कौन था? सही बता आपने, हाँ, स्टेफर्ड क्रिप्स। हाँ, स्टेफर्ड। हाँ हाँ, कहें क्रिप्स। उसके बाद कौन था? तीसरा कौन था? फिर कौन था? लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, और तीसरा कौन था? अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। सही जवाब दिया आपने, अलेक्जेंडर। 3 लोग थे, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर थे। ये 3 लोगों को मिला भेजा गया था, जो 23 मार्च कब पहुंचे थे? 1946 को। 23 मार्च 1946 को भारत पहुंचे थे, और इन्हीं ने भारत में एक अंतरिम सरकार की गठन की थी, जो भारत आपने आगे इसके लिए ऊपर हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया था। ठीक, अभी कौन है भैया इसमें? ध्यान दीजिए, कौन अभी है? देखिएगा इसमें कौन है। ठीक है, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। ठीक है, ये हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो हमने ये देखा कि इसमें क्या था, शक्तियों के अंतरण के लिए, क्योंकि क्या था, पहले वह अंग्रेज सत्ता के अधीन था, वह शक्ति अंतरण के लिए भारत देने के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भारत में कैबिनेट मिशन 1946 को भेजा गया, जो 23 मार्च 1946 को पहुंचा। लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस थे, फिर कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स थे, फिर कौन थे? अलेक्जेंडर थे। ये तीनों लोग आए थे। हाँ, कभी ये काम करे, देख रहे हैं लोग, देखिए जरा आप लोग। तो आगे देखते हैं हम लोग। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक तत्व किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? ये किसने कहा था? बताइए। ये केटी शाह ने कहा था, इनके बारे में जान लीजिएगा। ये केटी शाह ने कहा था। किसने कहा था? अभी मल्होत्रा नाम है क्या? देखिएगा, देख रहे हैं आप लोग। हाँ, हो गया। चलिए, संविधान सभा में किसने कहा था सरकारी नीति में? तो ये केटी शाह ने कहा था। ठीक है जी, इसमें देखिए, इसके बारे में जान लीजिएगा। तो संविधान सभा में केटी शाह ने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान अपनी सुविधा अनुसार करता है। अगर इस बात की अगर हम व्याख्या करें तो इस बात को आप लोग समझ सकते हैं, इसका मतलब क्या है?
हाँ, अच्छा, ये क्लास 1.25 घंटे हो चुकी है। इसको इसके लिए क्या मतलब है, को ध्यान सुनिएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा आर्टिकल, दोनों को देख लीजिएगा। यार कौन है, देख लीजिए जरा, तो डिस्टर्ब कर रहे हैं यार, पढ़ने नहीं दे रहे लोगों को। वो लोग इसीलिए आते हैं। ध्यान सुनिएगा। देखिए भारत में दो तरह, जैसे आपने पढ़ा होगा, डिफरेंट आप लोगों को कर दे रहे हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ा रहे हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक आर्टिकल 21A पढ़ा होगा, एक आपने पढ़ा होगा 45A। क्या इन दोनों को जानते हैं? ये 45A है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है। यहाँ पे आप देखिएगा 21 से 45 है, दोनों में क्या काम है, इसमें दो अंतर है, थोड़ा सा अंतर है कि यह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ये भी कहता है और ये भी 6 से 14 वर्ष तक कहता है। दोनों में क्या अंतर पता है? ये हमारा मूल अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हम किसी सरकार जबरदस्ती ले सकते हैं। ये भाग 3 में आता है और ये भाग 4 में आता है। इसे संविधान की नीति निषेध तत्व सिद्धांत कहते हैं। माने इसमें दिया गया विषय, इसमें क्या होता है, सभी बालक जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु पूरी कर चुके हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार की बात करता है। जबकि जो 45 को है, जो 45A है, वो ये कहता है कि प्रत्येक राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि अपने राज्य में निवास करने वाले बालकों को विद्यालय तक लाएं। उसके लिए जूता दे सकते हैं, मोजा दे सकते हैं, किताब दे सकते हैं, कॉपी दे सकते हैं। क्या अगर कोई सरकार आके बच्चों को प्लेट बांट कर जाए, दूसरी सरकार आने के बाद अगर प्लेट नहीं देती तो बच्चे क्या कोर्ट जाएंगे? जी नहीं, कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि सरकार को यदि लगता है, राज्य सरकार को यदि लगता है नहीं देना चाहिए तो दे दिया। जैसे कि एक सरकार आती है, आपको लैपटॉप दी, दूसरी सरकार अगर लैपटॉप नहीं देती तो क्या आप लैपटॉप के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं? नहीं जा सकते। इसी को कहते हैं संविधान की नीति निषेध तत्व। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ स्टेट कहते हैं, नीति निषेध सिद्धांत कहते हैं, जो संविधान की भाग 4 में आता है। किसमें आता है? भाग 4 में आता है। इसलिए 45 को जो है वह भाग 4 का हिस्सा है। क्या है? भाग 4 का हिस्सा है। इसलिए यहाँ पे इन्होंने जो कहा है, ये किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिस पर भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। माने सरकार अपने सुविधा अनुसार उसका भुगतान करेंगी, चाहे तो करें चाहे तो ना करें। ये किसने कहा था? केटी शाह ने कहा था। किसने कहा था? केटी शाह ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत में संविधान सभा गठन किसके द्वारा किया गया था? योजना आयोग द्वारा, विधानसभा द्वारा, कार्यकारी समिति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। भारत में किसके द्वारा किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा हुआ, बताइए। योजना आयोग नहीं होगा यार, योजना आयोग तो बाद में, संविधान बनने के बाद आया था। गठन राष्ट्रपति तब था ही नहीं। इनमें से कौन होगा? बताइए, इनमें से कौन सा होगा? बताइए क्या होगा? ये विधानसभा, अभी आप लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था 296 सदस्य हम लोगों ने पढ़ा था, निर्वाचित होकर आ गए थे कांग्रेस से। उसमें कितने थे? 73 से 15 लोग पढ़े थे ना। तो किसके द्वारा हुआ था? वो विधानसभा के द्वारा। इसका 9 दिसंबर 1946 को गठन तैयार किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 के परामर्श के बाद फिर 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उस आधार पर ये क्या होगा? ये विधानसभा द्वारा, ये कार्यकारी समिति अलग होती है, ये वो गठन जो करके आई थी। लेकिन जो विधानसभा का मतलब क्या था? जो संविधान सभा के सदस्य गए थे वह विधानसभा द्वारा अपने यहाँ से चुन कर गए थे, तब जाके इस संविधान सभा में जाके बैठे थे। कहाँ पे? यहाँ बैठे थे। जैसे भी मैंने प्रश्न पूछा था आपसे, आपको शायद याद होगा कि भीमराव अम्बेडकर कहाँ से चुने गए थे? तो कहाँ से चुन कर गए थे? वो संविधान सभा में गए थे ना। इसका मतलब वो विधानसभा से चुन कर गए थे। कहाँ से चुन कर गए थे? ठीक, कहा गए थे? यहां से चुन कर गए थे, इसलिए इसका 20 सही होगा। आगे देखते हैं। भारत में संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताइए। बताइए किसके द्वारा?
वेबल प्लान, क्रिप्सन मिशन, अगस्टक ऑफर या कैबिनेट मिशन, किसके तहत भारत में संविधान सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? बहुत से जवाब कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा बनाई गई थी। इसकी व्याख्या हमने ऊपर कर दिया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन में एक नई सरकार बनी। उसने अपनी संबंधित समिति का निर्माण किया और उसने कहा कि भारत में आजादी के सवाल को लेकर आए दिन क्या होते थे, विद्रोह हुआ करते थे, आंदोलन हुआ करते थे। इसको हल करने के लिए उन्होंने ब्रिटिश कैबिनेट से 3 मंत्रियों को भारत भेजा, जिसके स्टैफर्ड क्रिप्सन, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। इसे कैबिनेट मिशन कहा गया, जो 1946 में भारत में आया। और इसी मिशन के जो अध्यक्ष भारत के जो थे वो पैथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत में एक संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक क्या किया गया? उसका संविधान सभा का गठन किया गया। बाकी वेबल प्लान क्या था, क्रिप्सन प्लान क्या था, यह हमने पेड क्लास में आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, थोड़ा जल्दी स्पीड से पढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ वाले भी परेशान हो रहे हैं। तो ये वेबल प्लान मैंने पेड क्लास में पढ़ाया है, क्रिप्सन प्लान को मैंने पढ़ा दिया है। तो आपने पेड क्लास ज्वाइन किया होगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि आप हम लोग डिफाइन कर रहे हैं उन्हीं तथ्यों को जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आगे आता है अगला प्रश्न, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा गठन कब किया गया था भारत में, बताइएगा। तो इसका जो विकल्प है, ये वैसे इसका जो वास्तविक विकल्प है वो होना चाहिए था 1919 और 20 होना चाहिए था, लेकिन 19-20 नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी, 1920 होगा। कैसे होगा? केंद्रीय विधानसभा के लिए, केंद्रीय विधानसभा के लिए एक व्यवस्थापिका सभा की जो सबसे पहले सम्राटी विधान परिषद के नाम से भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा गठित की गई थी, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड द्वारा लागू किया गया। यह 1920 में गठन किया गया। लिख लीजिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा इसको लागू किया गया था, गठित किया गया 1920 में। ठीक, फिर कोई कमेंट किया क्या? ठीक है, सुपर टेडी क्लास, बीईओ की क्लास और केवीएस क्लास के लिए अगर आप ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। ठीक, नंबर अभी आपको उपलब्ध करा दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा राष्ट्रगान कब अपना? ये मैंने पढ़ा दिया है, इसका उत्तर आपको पता होगा, मैंने ऊपर ही बता दिया था कि भारत में संविधान सभा को कब अपनाया गया, बताइए। तो हमने आपको पहले बता दिया 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसी दिन देश के राष्ट्रपति को भी संविधान सभा द्वारा चयनित किया गया था। ठीक, तो क्या 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। हमने ये बताया रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति है जो गीतांजलि से लिया गया है। इसके 5 पद होते हैं। प्रथम पद को 52 सेकंड में गाते हैं, जिसमें 13 पंक्तियां होती हैं। राष्ट्रगान में कितनी पंक्तियां होती हैं? लिख लीजिएगा, 13 पंक्तियां होती हैं। कितनी पंक्तियां? 13 पंक्तियां होती है। इसे 52 सेकंड में गाया जाता है। ठीक, हाँ, और इसमें अरे आनंद मठ में नहीं, भी आनंद मठ में वंदे मातरम है, राष्ट्रगीत है। कहां से है भैया? वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, आनंद मठ से लिया गया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की है वो। ठीक, और किसी भी ग्रुप के जुड़ने के लिए नहीं, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश्वर बिना स्पेस दिए। 13 पंक्तियां हैं। हाँ, और ये बांग्ला में लिखी गई थी। और एक बात और जान लीजिएगा, हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने हमारे देश का राष्ट्रगान लिखा ही लिखा, एक और देश का राष्ट्रगान लिखा, नाम बताइएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने और किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? जब आप कमेंट करके दीजिएगा, नहीं तो हम बताएंगे ही। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण, लोगों की मुक्ति, राजनीतिक गतिविधियां, राजनीतिक लोकतंत्र सहयोग, मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं, उसे अपदस्थ कर सकते हैं। क्या होगा? तो सीधी सी बात है, तेजी चलते हैं। लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां होनी चाहिए, इसका जो आपका है वो बी होगा। कि कारण यह है, इसके तहत सरकारें संचालित हो, व्यक्ति व्यवस्थित हो, गठित करने का अधिकार हो। इन अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि व्यक्ति के राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने से स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, ताकि लोग की राजनीति में व्यक्तिगत रूप से शामिल हो, वोट दे, सरकार बनाए, सरकार गिराए, कुछ भी करे, वो इसके लिए होगा। ये ध्यान समझिएगा, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ मतलब क्या है कि राजनीति में लोगों को मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, माने लोग जो मुक्त रूप से हो, जिसको चाहे वोट दे, जो चाहे सरकार बनाए, जो चाहे सरकार गिराए। और क्योंकि हमारी जो प्रस्तावना होती है उसकी शुरुआत होती है, हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतंत्र में गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय विचार, आपको याद करना होगा। प्रस्तावना हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको याद करना होगा। ठीक है, तो क्या होगा आपका? तो यहां पे क्या होगा? ये इसका बी सही है। ठीक है, प्रश्न के हिसाब से इसका बी होगा। बाकी आप क्या लगाते हैं भगवान जाने। हाँ, हम भारत के लोग, हाँ याद कर डालिए, प्रस्तावना भारत की है।
एक बात और रखिएगा, बांग्लादेश को उन्होंने लिखा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने, अमर सोनार बांग्ला। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था उसके सदस्य कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी मजेदार प्रश्न है। कौन थे? राजनीतिक दलों द्वारा नामित थे, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित थे, गवर्नर द्वारा निर्वाचित थे। कैसे थे बताइए आप लोग, कैसे थे? ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही है। अभी इसके ऊपर प्रश्न आया था, मैंने विधानसभाओं बताया था, कुछ लोगों ने आपत्ति किया था, दोबारा प्रश्न आ गया कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। कभी कभी एक बात और देखिएगा, कभी कभी एक प्रश्न आपको सामने देखने को मिल जाता है, वहाँ ये प्रश्न मिलता है कि जो भारत की संविधान सभा एक असंवैधानिक संस्था थी। कैसे थी? क्योंकि वो जनता द्वारा नहीं चुनी गई थी, वो डायरेक्ट जिसका जो प्रतिनिधित्व करता था वहां से पहुंच जाता था, इसीलिए इस पर भी कभी संविधान सभा में प्रश्न उठाए गए हैं। ठीक, एकल हस्तांतरण समान पद्धति प्रणाली के आधार पर किया गया था। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। आगे बढ़े, कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ यार, इसका बी होगा। अभी पहले प्रश्न बता रहे थे, कुछ लोगों ने कहा नहीं सर ये नहीं, ये होगा, आगे सिद्ध हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? नहीं थे पूछा है, नहीं थे। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, कौन नहीं थे? कौन नहीं थे? कौन नहीं थे? बहुत सरल जवाब है इसका, तुरंत बताइए आप लोग, जल्दी बताइए क्या, कौन नहीं थे? नहीं थे यार, नहीं थे, नहीं, देखिए नहीं यार, ये थे, ये थे, ये थे, ये नहीं थे। ये तो क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे, क्योंकि प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो उसके अध्यक्ष थे। हाँ, एन गोपालाचारी एंकर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, एम एस सादुल्ला थे, एम माधव राव थे, फिर टी किस्माचारी थे। ठीक, जो खितान के स्थान पर थे डॉक्टर अजय प्रसाद, अरे यार वो तो प्रारूप उसके अध्यक्ष थे संविधान सभा के, तो राजेंद्र प्रसाद होगा। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। अभी आप कुछ देर पहले पढ़ाया था आप लोग को, भारत में संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्र गणतंत्र कब बना? भारत में पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? बताइए कब बना? ठीक है, क्या होगा बताइए? भारत में पूर्ण संपूर्ण प्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? बताइए आप लोग क्या जवाब होगा? हाँ, इसमें चारों विकल्प गलत है। यहाँ पे 26 जनवरी 1950 होना चाहिए, गलती से टाइप करने वालों ने 49 कर दिया। यहाँ पे 1950 होना चाहिए था। ठीक है, 1950, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ पूरी तरह से, और इसी दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। पहली बार मैंने भी कुछ देर पहले इसके बारे में डिफाइन किया था, क्योंकि इस दिन संविधान को अपनाया गया था, लेकिन संपूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र की बात करेगा तो गणतंत्र दिवस हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं। मैंने पहले बता दिया, इसके पहले भी प्रश्न ऐसा आ चुका था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को देश संप्रभु बना लोकतांत्रिक देश से, इसलिए 26 जनवरी 1950 होता। इसके चारों विकल्प गलत हैं। यहाँ पे 26 जनवरी 1950 अपने पेपर सेट में कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ, मैं इसके पहले व्याख्या कर चुका हूँ। ठीक, अगला आता है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसने प्रस्तुत किया था सबसे पहले सुझाव? तो आइए देखते हैं। एम एन राय, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि समय कम है। एम एन राय ने सबसे पहले स्वीकार, ये इसका नाम क्या था? मानेंद्र नाथ, इनका नाम पूरा था मानेंद्र नाथ, हाँ राय था। इनका पूरा नाम क्या था? मानेंद्र नाथ राय था। मानेंद्र नाथ राय का पूरा नाम था, लिख लीजिएगा, मानेंद्र नाथ राय इनका पूरा नाम था। 1934 में 1934 में क्या किया था इन्होंने? प्रस्तुत किया था। क्या प्रस्तुत किया था? संविधान सभा का विचार इन्होंने सबसे पहले प्रस्तुत किया था। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक मांग बन गई। 1940 में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। बाद में कैबिनेट मिशन योजना 1940 के अंतर्गत आई, बनी भी। संविधान सभा की भारतीय संविधान का प्रारूप भी तैयार किया गया, लेकिन इनका सबसे बड़ा योग था मानेंद्र नाथ राय का।
सुपर डेट की डेट नहीं है, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अगर आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना होगा तो आप जुड़िएगा, क्योंकि आज की 1-2 वीडियो मिल चुकी है, लगातार आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपको लगता है बेहतर पढ़ाते तो नहीं बेहतर पढ़ाते हैं, तो आपके लिए दरवाजे खुले हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के शासन को क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? जल्दी बताइएगा। तो बस याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1958 में अगर यहाँ पे देखा जाए तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में क्या किया गया था कि इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर नियंत्रण समाप्त कर दिया गया था। फिर सरकार राजस्व की प्राप्ति की सभी शक्तियां ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित कर दी गई थी। भारत में कंपनी का जो राज्य क्षेत्र था वह महारानी के अधिकार हो गया। इन राज्य क्षेत्रों को नियंत्रित करने की कंपनी की शक्ति समाप्त कर दी गई। अब भारत में महारानी के नाम से शासन किया जाने लगा। इसके बारे में अगर और व्याख्या करना चाहें तो हम बताएंगे। भारत में 1857 की क्रांति हुई, शायद आपको याद होगा। यह क्रांति की डेट निश्चित की गई थी, 31 मई कही गई थी, लेकिन यह क्रांति 10 मई को प्रारंभ हो गई थी। जब यह क्रांति 10 मई को प्रारंभ हुई, ठीक है, अपर प्राइमरी के लिए ये यूजफुल क्लास है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो उस समय क्या हुआ, तो भारत के अंग्रेजी सत्ता को हिला के रख दिया, झकझोर को रख दिया। इसलिए 1858 में इसको क्या किया, महारानी ने सत्ता को अपने पास खींच लिया। तो उसका यही विकल्प होगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। आगे बढ़ते हम लोग। अगला आता है कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? हम आपसे बातें बाद में करेंगे, ठीक। 1.5 घंटे क्लास हो चुकी है, ये क्लास 1.5 घंटे हो चुकी है, और अभी चलेंगे, मैं जल्दी खत्म कर रहा हूं। अगला प्रश्न क्या लिखिएगा, भारतीय संविधान का प्राधिकारी स्रोत कौन सा है? उच्चतम न्यायालय, सरकार, भारत के लोग, राष्ट्रपति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए। मैं सारी चीजें बताऊंगा, लास्ट में बातें मैं आपसे करूंगा, अभी नहीं कर पाऊंगा। बताइए ये क्या, भारत के लोग, अभी कुछ देर पहले बताया था, हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, 15 पेज लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, विवाद, विश्वास, धर्म, उपासना। ये आपको रट्टा मानोगे, हमने मारा है। इसका क्या होगा, सी होगा। हम भारत के लोग, भारतीय संविधान सबसे ज्यादा ताकत कौन देता है? हम भारत के लोग। तभी कहते हैं ना, 125 करोड़ देशवासियों, भाइयों बहनों, डायलॉग सुना होगा आपने, तो वही है भारत के लोग। ऊपर भी हमने इसके बारे में बताया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र द्विशासन प्रणाली शुरू की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस अधिनियम के द्वारा? तो आइए जल्दी से इस पे बात करते हैं। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र की कार्यकारी शक्तियां वायसराय में निहित हैं। इस अधिनियम द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतीय स्तर पर द्वैध प्रणाली के आधार के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। तो इसका उपयुक्त विकल्प होगा 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत द्वैध शासन का प्रावधान किया गया था, ठीक। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया? विधानसभा द्वारा। ऊपर प्रश्न था, हुबहू प्रश्न है। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? बताइए। अच्छा, एक लोगों ने पूछा कि सर इतना कुछ कैसे याद रहता है? आपका जवाब दे दें कि लास्ट में दे? पढ़ा ले तब दे। आपका जवाब दे दे कि लास्ट में जवाब दे? जैसा बताएं आप लोग कैसे रहता है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, मैं दुर्गेश जायसवाल, सबसे पहले यूपीएससी आईएएस मेंस पहली बार मैंने मेंस लिखा है। पीटी में क्वालिफाई हुआ, मेंस लिखा, और उसी समय मैंने एमपीपीएससी का मेंस लिखा, इंटरव्यू दिया, अंतिम रूप से चयनित नहीं हुआ। तो आप ये सोचिएगा, पहली बार में यदि कोई लड़का या कोई बालक अपनी ज़िंदगी की पहली परीक्षा आईएएस पीटी क्वालिफाई कर मेंस में जाए, और हिंदी भाषी राज्य होने की वजह से, अंग्रेजी में थोड़ी समस्या होने की वजह से हमें आयोग के द्वारा येलो कार्ड मिला, जिसकी पूर्ण रिजल्ट आई 24 जनवरी 2018 को, जिसमें आईएसओ की लिस्ट में मेरे नाम नहीं थे। तो इस आधार पर तो उतनी मेहनत हमने किया। जब आप लोग 10 बाई हाई स्कूल के बाद से हम लगातार इन सभी सब्जेक्टों का गहन अध्ययन कर रहे थे। स्थितियाँ बदलती गई, परिस्थितियाँ बदलती गई, लेकिन हम लोगों ने लगातार मेहनत करते गए। आज का परिणाम है, मैं आज आपके सामने पढ़ा पा रहा हूँ। ये एक दिन की कमाई नहीं है, एक दिन की मेहनत का असर नहीं है। इसके लिए कई रातें, कई त्यौहार हमने कुर्बान किए हैं। कई रातें जब आप लोग त्यौहार मनाते थे, घर पे रहते थे, छुट्टियां मनाते थे, क्रिकेट खेलते थे, बाहर जाते थे, तो तब भी हम 10 बाई 10 कमरे में बस वही किताबों का रटना
किताबों को पढ़ना हुआ करता था। आज उसी का परिणाम है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, वरना आपके हमारी आयु में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। किसी से हम छोटे होंगे, किसी के बराबर होंगे, किसी से 1 से 2 साल बड़े होंगे। तो बस इसलिए यही बात है और कुछ भी नहीं है। आप भी मेहनत करिएगा, आप भी हमसे आगे जाएंगे, क्योंकि समाज में 2 व्यक्ति होते हैं, एक माता पिता और एक अध्यापक। जो चाहते हैं उनसे जुड़ने वाला व्यक्ति, उनका बच्चा, उनसे भी आगे जाए। तो मैं बच्चा नहीं कह सकता आपको, तो आप हमारे भाई बहन जैसे हैं, हमारे मित्र जैसे हैं, तो आप भी हमसे आगे जाइएगा, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मैं ये प्रयास करूँगा जो मैंने गलतियाँ कही हैं वो आपसे गलतियाँ ना होने पाए। परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मैं उसके लिए दोबारा तैयारी नहीं कर पाया। आपको भी पता, मैं 3 वर्षों तक टेम्पो चलाया, मेरे न्यूज़पेपर में भी आए थे, तो मैंने परिस्थितियों से कभी समझौता नहीं किया। आइए पढ़ने का काम करते हैं, 1.5 घंटे क्लास हो गई है, इसीलिए ठीक आगे बढ़ते हैं। बंधुत्व का अर्थ क्या है? बंधुत्व का अर्थ क्या है ये देखते हैं। बंधुत्व देखिए, जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार विश्वास धर्म और उपासना, तो वहां पे इस शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया? उस शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें भाईचारे का भाव है। बंधुत्व का मतलब होता है यहाँ पे भाईचारे का मतलब है, ठीक है, मैत्री व्यवहार का मतलब है। इसलिए इसका विकल्प क्या होगा? ये होगा, ये आप पहले से जानते हैं, इसे बहुत कुछ नहीं करना है। अगला है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ये काफी विवादित प्रश्न है। इसका जवाब क्या होगा? वर्तमान समय में 25 भाग है, लेकिन अगर वर्तमान नहीं दिया है तो वर्तमान मानेंगे, अन्यथा जिस समय भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उस समय तो 22 भाग थे, किंतु बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर कर संविधान में संशोधन कर कर कई अनुसूचियां जोड़ी गई और भाग जोड़े गए, तो इस समय भागों की संख्या कुल कितनी हो गई? 25 हो गई। क्योंकि भारतीय संविधान, हाँ, प्रारंभ में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब बदल चुका है। अब 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हो गए हैं, 12 अनुसूचियां हो गई हैं और 25 भाग हो चुके हैं। ठीक जी, ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? और आप लोग टेलीग्राम पे जो जुड़िएगा, क्योंकि कभी कभी सूचना हम टेलीग्राम पे देते हैं, क्योंकि मेरा दुर्भाग्य है जब भी हम लाइव होते यूट्यूब पे नहीं मिल पाता। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये मैंने पढ़ा दिया। अब बताइए कौन थे? इसका है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसमें ज़्यादा समय नहीं गंवाना है, क्योंकि ऊपर मैंने काफ़ी डिफाइन किया है। ठीक, जिसकी फर्स्ट क्लास है तो यहाँ पूछ ले मैं कैसा पढ़ाता हूँ, कि व्यक्ति पहचान उसकी व्यक्तित्व से होती है, उसकी पहनावे से नहीं होती। ठीक, आपको उससे मतलब है, वो आपके बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इस पर बार बार एक ही चीज़ को डिफाइन करना समय तोड़ने जैसा है। अगला है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? इसका जवाब अब बताइए, इसका क्या होगा? इसके बारे में बता दूं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ध्यान सुनिएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार विभिन्न विधान परिषदों के चुनाव की प्रभावशाली या न्याय संगत के रूप में संपन्न कराए गए थे। इससे पहले भारत के कुछ सदस्यों को विधान परिषद से नियुक्त किया जाता था। परिषदों में ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई नियुक्तियां का बहुमत था। इसलिए इसका जो उपयुक्त उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1909। इसे एक नाम से और जानते थे, मार्ले मिंटो सुधार। इसे क्या कहते थे? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता। ठीक है, किसे? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला आते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आइए अगला प्रश्न आपके सामने है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। बताइए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्योंकि समय नहीं है, बार बार वही प्रश्न आ रहे हैं, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप करने वालों ने गलती कर दिया है, हमारे सामने बैठे भी हैं। भारत सरकार की संविधान सभा की पहली बैठक का अध्यक्ष किसने की थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट पहली, ये आप जवाब दीजिए, इसका क्या होगा? फिर पहली की बात करेंगे, पहली तो हुई थी 9 दिसंबर 1946। क्या होगा? पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? बड़ा ही विवादित प्रश्न है यार ये तो। हाँ बताइए, कभी कि हम लोग भी कंफ्यूज जाते हैं।
हाँ, ये हो गया डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा। ठीक, जो अस्थायी रही, अस्थायी थे लेकिन अस्था करते, लेकिन गलती से उस दिन संविधान सभा बैठक नहीं हो सकी। ठीक, 2, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? कौन नहीं था? यह प्रश्न भी ऊपर आपको मिला था, कौन नहीं था? महात्मा गांधी ने ऊपर बता दिया, महात्मा गांधी नहीं थे। ठीक, इसके बारे में अगर आप कहें तो कुछ हम बता देते हैं। देखिए, ध्यान सुनिएगा, संविधान सभा का जो गठन किया गया था, ये कैबिनेट मिशन 1946 के सिफारिश पर किया गया था, जिसमें 1946 में भारत का दौरा किया गया था। 3 लोगों की टीम थी, मैंने आपको पहले समझा दिया। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को इंडियन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसे अब संसद भवन या केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है, में हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, क्योंकि वो सबसे वृद्ध व्यक्ति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगले दिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए। लेकिन 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को संपूर्ण राष्ट्र घोषित करने के लिए अपना प्रारूप प्रस्तुत किया, जिसके बारे में मैंने बता दिया। वो प्रारूप क्या था, उन्होंने प्रस्तावना प्रस्तुत किया 13 तारीख को, और 19 तारीख तक 7 दिनों तक बहस चलने के बाद 22 तारीख को, अब मैंने आपको बताया कि 22 जनवरी को 1947 को आके फिर उसे संविधान में से स्थान मिल पाया। फिर हम आगे देखते हैं। इसलिए संविधान सभा को स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने का एक ऐतिहासिक कार्य पूरा करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान सभा में कुल 11 सत्र आयोजित किए गए। कितने सत्र? कुल 11 सत्र, लिखते चलिएगा, कुल 11 सत्र आयोजित किए गए थे। कितने सत्र? 11 सत्र आयोजित किए गए थे, जिसमें कुल 165 दिनों तक हुआ था। कितना? 165 दिनों तक क्या हुई थी? बैठक हुई थी, कुल अवधि थी। संविधान सभा का जो 11वां सत्र का अंतिम दिन था वो 26 नवंबर 1950 था। कौन सा था? 26 नवंबर 1950। 26 जनवरी था, तो 24 जनवरी को अंतिम था। 24 जनवरी को अंतिम था। ठीक, 24 जनवरी क्या था? अंतिम था। ठीक है, आगे बढ़े। आखिरी क्वेश्चन आज, अरे बाप रे, अभी और भी है क्या? 85 पढ़ाएंगे आप लोग को, 51 नहीं। भारत के संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो कौन सा भाग है जो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में व्याख्या करता है? इसका जवाब दीजिएगा। ठीक, इसके बाद आखिरी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। 50वां प्रश्न है। 85 आप लोग को पढ़ाएंगे एक दिन में, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। बताइए क्या होगा। देखिए, भाग 8 है, ध्यान दीजिएगा, क्या समय आपका नहीं तोड़ेंगे। ये भारतीय संविधान का जो भाग 8 है, केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में है। इसमें 239 से लेके 242 अनुच्छेद है। कितने से? 239 से लेके 242 इसमें अनुच्छेद हैं। इसमें प्रशासन के लिए उल्लेख किया गया। इसमें दिल्ली संबंध में विशेष प्रावधान किया गया, दिल्ली पुदुचेरी की। दिल्ली में विधानसभा की 70 है, दिल्ली में 30 सीटें हैं। ठीक, इस प्रकार यह आपका खत्म हुआ। आखिरी प्रश्न आपके लिए है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे कि भारत में किस भाग में नगर पालिका के बारे में बताया गया है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे, हम इसका जवाब आपको नहीं देंगे। नगर पालिका के बारे में बताया गया है। बताइएगा, नगर पालिका के बारे में है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें सभी विकल्प गलत हैं। अच्छा, इसमें सभी विकल्प गलत हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, गलती से प्रश्न आ गया है। इसमें जो होगा वो भाग 11 होगा, 12 होगा, क्योंकि 74वें संविधान संशोधन 1992-93 के तहत जोड़ा गया था। ये प्रश्न आपका गलत है। गलती से हम टाइप हो गया, यहाँ पे टाइप होना चाहिए था 12, लेकिन गलती से 9A हो गया है, मतलब टाइप प्रश्न गलत हो गया। कोई विकल्प होता तो 12वें सूची में इसका प्रावधान किया गया। ये प्रश्न पूरी तरह से गलत है। ठीक, अंतिम प्रश्न आपके लिए गलत था, इसलिए हाँ, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं सूची जोड़ी गई थी, तो अनुसूची 12 में है ये। हाँ, उसके लिए आपकी क्लासेज ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि आपको लर्निंग विद दुर्गा के साथ जुड़ना चाहिए, आपका मोस्ट वेलकम। बहुत सारी संस्थाएं आपको कोचिंग के लिए पढ़ा रही हैं। और इसके बाद 1 घंटे के गैप, क्योंकि अभी लगातार क्लासेज हमारी चल रही हैं। अभी हम भी कुछ देर पहले हम लोगों ने भूगोल की 1 घंटे क्लास पढ़ी थी, और अभी संविधान की पढ़ी है। इसके बाद हम पर्यावरण क्लास लेकर आएंगे। कितना बज रहा है? 9 बज रहा है। अगली क्लास आपकी जो होगी वो 10:30 से 11 बजे से होगी, पर्यावरण की, जो स्पेशल आपके लिए चलेगी। अगर आप जुड़ना चाहें, आपका मोस्ट वेलकम है। और ऑनलाइन क्लास के लिए
063444367। यहाँ पे हमारे ऑनलाइन क्लास नोट्स सभी चीज़ें उपलब्ध है। यहाँ पे BEO की बैच आपको स्टार्ट मिल जाएगी, 1-2 दिन से रन कर चुकी है। फिर दूसरी आपकी है KVS की है, और तीसरी आपको सुपर टेट की बैच। अगर आपको कहीं ना कभी जुड़ना है, अभी से जुड़े रहेंगे तो आपके लिए संभवतः हितकर होगा। बाकी आपकी इच्छा। यूपी टेट की स्पेशल बैच भी 2 दिन के बाद प्रारंभ होगी। ठीक है, यूपी TT आपकी इच्छा है, अगर आप जुड़ना है आपका मोस्ट वेलकम, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक, अच्छा एक बार प्रश्न क्या था मैं दोबारा देख लेता हूँ। अच्छा कुछ लोगों ने कहा प्रश्न को दोबारा देख लीजिए, हम एक बार देख लेते हैं। अच्छा हाँ यार, भाग पूछा था, मैं अनुसूची समझ लिया, सॉरी अनुसूची पूछ रहा था। हाँ हाँ, आज पेड क्लास के लिए, इन सभी क्लास के लिए मात्र 3500 रुपये। एक क्लास आप कोई भी ज्वाइन करेंगे तो उसके लिए 3500 रुपये हमने निर्धारित किया है। ठीक, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हमने प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ा, क्षमा चाहते हैं। इसमें पूछा गया किस भाग में, किस पार्ट में, सॉरी हम अनुसूची समझ लिए, पार्ट 9A में है। सॉरी, इसका विकल्प डी सही है, पार्ट 9A में है। अनुच्छेद 243 पी से लेके 243 पी से लेके कितना है 243 कितने तक है, ZG तक है, 243 ZG तक है। सॉरी यहाँ पे भाग दिया है, हमने अनुसूची समझ ली, सॉरी हम भूल गए थे, ये हमने सोच लिया शेड्यूल, मैंने अनुसूची समझ लिया था, मैंने प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ा, इसलिए भाग 9A होगा, आर्टिकल 243 पी से लेके आर्टिकल 243 JG तक है। सॉरी, अरे कोई बात नहीं, मैं ध्यान नहीं दिया, भाग दिया। ठीक, किसी ने कमेंट किया, मैं देख लिया, हमारा ध्यान चला गया, भाग पूछा। ठीक, भाग 9 में है। ठीक, सॉरी भाग 9 में है। ठीक, ठीक है, हम थोड़ी सी गलती हो गई, गलती इस बात से हुई कि हम प्रश्न पढ़ने में गलती हो गई। अब कुछ लोग कहेंगे इनको आता ही नहीं था। यार हम भी इंसान है, हमें ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये वीडियो की लिंक नहीं पढ़ पाते, सिर्फ टेलीग्राम पे जो जुड़ेगा, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करें, सर्च करिए दुर्गेश्वर। ठीक है, हाँ कुछ लोग कमेंट करेंगे, अभी गाली भी लिखेंगे, इसको आता नहीं, बताना नहीं जाता। ठीक, अगर हमसे जरूरी, बहुत ज़रूरी बात करनी है, बहुत ज़रूरी हो तो हम आपको अपना नंबर देंगे, लेकिन पहले टेक्स्ट मैसेज करिएगा। बहुत ज़रूरी अगर हमसे बात करनी होगी तब 9506701777। ठीक, और ऑफिस का नंबर अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना जिसके लिए 6306344367 या 7355179012, ये ऑफिस का नंबर है, ये हमारा नंबर है। ठीक, बहुत जरूरी होगी तब हमें कॉल करिएगा, मुझसे टेक्स्ट मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम खाली होकर जवाब दे देंगे। अन्य कोई सुझाव समस्या पूछ लीजिए। अगली क्लास आपकी 1 घंटे के अंतराल में चलेगी। हाँ जी, क्योंकि थक चुके हैं हम भी। जी जी हो जाएगी, मैंने कहा ना बात हो जाएगी। अभी हमारी क्लास खत्म होने की 5 मिनट बाद हमें कॉल करेंगे, आपसे हमारी बात हो जाएगी। ठीक, बहुत जरूरी होगी तो कॉल करिएगा। मेरी वीडियो नहीं देखा, मेरी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद पर्यावरण की क्लास शुरू होगी, टेलीग्राम पे जुड़े रहेगा, दुर्गेश्वर सर्च करके 1/4 नहीं जुड़ेगा, इस बात से बेफिक्र रहिएगा, फिर भी अपनी तैयारी पे पेश दीजिएगा। अच्छा नीलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे फेवरेट सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, मैथमेटिक्स, 4 हमारे बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट हैं। और इन्हीं बदौलत मैंने MPPCS में से लिखा था, लेकिन मेरिट में बेहतर नहीं होने पाया, इंटरव्यू में भी फाइनल मेरिट में चयन नहीं हो पाया। कितनी बार बताएं भैया, 1/4 नहीं जुड़ेगा, कहीं अध्यादेश जारी हुआ है, कोई शासनादेश आया है, फर्जी यूट्यूब को लेके आप लोग यहाँ चले आते हैं। तो फिर मिलते हैं, बाय नहीं, फिर मिलते हैं 1 घंटे के अंतराल के बाद। मैं टेलीग्राम पे सूचना दे दूंगा मुझे कब आना है। ठीक है, नहीं 10 बजे नहीं आ पाएंगे कि 9-10 बज रहा है, क्योंकि एक लोग आए हुए हैं, काफ़ी टाइप कराना है कुछ मैटर, क्योंकि पेड क्लास के लिए कुछ मैटर देने हैं, तो टाइप करवाना है, इसलिए थोड़ा समय लगेगा। टाइप करवाने के बाद मैं दोबारा आऊँगा 10:30 से 11, 10:30 बजे तक ना, 10:30 बजे तक आ जाएंगे हम। अच्छा, जिसका पीसेस क्लियर, उसको बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और भगवान करे कि आप अंतिम रूप से चयनित हो, अंतिम रूप से चयनित हो, आयोग की उस लिस्ट में है जो फाइनल लिस्ट जारी करता है, उसमें आपके नाम और रोल नंबर हो। ठीक, तो थैंक्स ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। ठीक, शेयर करना मत भूलिएगा।
क्वालिफाई होना चयनित से बड़ा अंतर होता है। मेहनत करिए, ईश्वर करे आप चयनित होकर ही आए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।